गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आप लोगों को याद है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने लास्ट टाइम जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो था हमारा एक्सचेंज रेट। तो आज हम उसी लेक्चर को और कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया था कि एक्सचेंज रेट क्या होती है कि जब भी किसी एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू अदर कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू में कितनी है, इसको हम एक्सचेंज रेट के ही कंपैरिजन में एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि कई सारे कंट्रीज़ जो होती हैं आपस में जब इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो जो भी पर्सन जिसने किसी अदर कंट्री से गुड्स को बाय किया है तो उसको उस कंट्री की करेंसी में अपनी करेंसी को चेंज कराना होगा और उसमें उसको एक्सचेंज रेट ही उसकी हेल्प करेगी। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया हुआ था फ्रांस का और यूरो का। जिसमें देखा था कि यूके का एक पर्सन है जिसने फ्रांस से जो है गुड्स को परचेज़ किया और उसको अब फ्रांस की करेंसी में यूरो की करेंसी में क्या करना है, पेमेंट करना है। तो वो अपनी स्टेरलिंग यानी कि जो यूके की करेंसी है स्टेरलिंग और पाउंड, उनको क्या करना पड़ेगा, यूरो की करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस होगा वो किसी एक रेट से ही चेंज हो सकता है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल में भी समझते हैं कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एक्सचेंज रेट को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है। यानी डिटर्मिनेंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट डालते हैं। तो पहला आता है आपका इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि यदि यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्फ्लेशन है पर वो अदर देशों की तुलना में इन्फ्लेशन कम है, यानी महंगाई जो है यूके के अंदर वो अदर कंट्रीज़ की तुलना में क्या है, कम है। तो यूके से लोग क्या चाहेंगे, अदर कंट्रीज़, कि हम यूके से क्या करें, गुड्स को परचेज करना शुरू करें, यानी यूके एक्सपोर्ट करेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि हर कंट्री को यूके की यानी स्टेरलिंग या पाउंड की करेंसी को अपने यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, यूके की जो करेंसी की वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही आता है इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए यदि यूके जो है इन अपनी करेंसी को रख, यूके के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि यूके के अंदर जो बैंक्स हैं वो अपने यहाँ पे स्टेरलिंग और पाउंड रखने पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरलिंग की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी और हायर इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, उसकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, अपग्रेड होती चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं हॉट मनी फ्लो। और ये एक हम देखें कि किसी भी कंट्री के अंदर ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज़ में किया जाता है। फिर आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या कहता है, इफ़ स्पेकुलेटर्स बिलीव कि स्टेरलिंग की जो करेंसी की वैल्यू है वो फ्यूचर में बढ़ेगी, तो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी स्टेरलिंग की करेंसी, जो करेंसी है यूके की, उसको स्टोर करना शुरू करते हैं, डिपॉजिट करना शुरू करते हैं ताकि करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। फिर आता है आपका चेंज इन कॉम्पिटिटिवनेस। इफ़ ब्रिटिश के गुड्स यानी यूके के जो गुड्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, ड्यूरेबल है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपके कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही क्या होता है कि 2010 और 11 में क्या था, जापानीज येन और जो फ्रांस की जो करेंसी की वैल्यू थी वो थोड़ी सी डिग्रेड हो गई थी। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए वो भी सिचुएशन क्या है, एक्सचेंज रेट में डिटर्मिनेट करती है कि मान लीजिए अदर कंट्री की करेंसी जो है वो डाउन हो जाती है। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या करती है, ये आपकी एक्सपोर्ट से आपकी करेंसी की वैल्यू को एवेल्युएट करती है। यदि आपकी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उतनी ही आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यदि आपका अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है सरप्लस में है तो आपकी कंट्री की कंडीशन बहुत अच्छी है। पर यदि मान लीजिए वो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू कम है तो उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है, डेफिसिट में चला जाता है। ऐसे ही परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री। तो यदि हम रियल एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो मालूम चलता है कि परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी रिलेटेड टू अदर करेंसी एक्सचेंज रेट एंड प्राइसेस। तो यदि हम देखें कि आज हम स्टेरलिंग को यदि यूरो की करेंसी से एक्सचेंज करना चाहें तो आपकी करेंसी और उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये रेशियो आपकी करेंसी को डिटरमाइन करेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन तब होता है जब एक डोमेस्टिक कंपनी और एक अब्रॉड कंपनी यानी ग्लोबलाइज कंपनी
वो मिलके क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब या प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉरेन कोलैबोरेशन क्या होता है, इट्स सच एन अलायंसेस जहाँ पर एक डोमेस्टिक कंपनी और एक अब्रॉड में काम करने वाली कंपनीज जो हैं वो मिलके एक फर्म, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं हम। तो फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर क्या क्या आता है, और वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ और उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं जो कि रिलेट करती हुई किससे, फिनेंस से, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, कंसल्टेंसी से, लॉजिस्टिक्स से, मार्केटिंग से। तो तो ये जो आपकी फॉरेन कंट्री होती है जिसके साथ हम अब्रॉड की जो कंपनी हम बात कर रहे हैं वो आपको क्या करती है, वो रेजिडेंट कंपनी के साथ टाई अप करती है कि अगर हम ग्लोबलाइज कंपनी होके आती है तो वो आपको फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, लॉजिस्टिक इनकी हेल्प करेगी। और जो डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या करेगी, वो स्किल लेबर प्रोवाइड करवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगी, हाई रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाएगी एंड लोकेशन और ज्योग्राफिक लोकेशन को प्रोवाइड करवाएगी। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप गवर्नमेंट से उसका प्रायर अप्रूवल ले। तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए ज़रूरी है कि एक डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और एक अब्रॉड बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है, इट्स अ म्यूचुअल कोऑपरेशन। किसके बीच में, एक या एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल कंपनी और नॉन रेजिडेंशियल कंपनी जो कि बाहर है। तो यदि हम बात करें एग्जांपल की, एन अलायंसेस बिटवीन एन अब्रॉड बेस्ड कंपनी और एक डोमेस्टिक कंपनी के बीच में एक तरीके का अलायंस यानी एक एग्रीमेंट। और फिर कोई कहता है कि इट इज़ एन स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये एक स्ट्रेटेजी भी अलायंस हो सकती है जहाँ पे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल कंपनीज जो है वो आपस में मिलकर एक टास्क या एक बिजनेस को फॉर्म कर रही हैं। ओनली 2 और मोर रेजिडेंट नेटिव एंटिटीज़ कैन नॉट मेक अ फॉरेन कोलैबोरेशन। ये ज़रूरी पॉइंट आप समझ लीजिए कि यदि 2 डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं ये मिलकर फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक डोमेस्टिक कंपनी हो और एक फॉरेन बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। ऐसा ही जब हम फॉरेन कोलैबोरेशन स्टार्ट करने वाले हों तो दोनों एंटिटीज़, रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट कंपनी भी, वो क्या करे, गवर्नमेंट से परमिशन ले। किस चीज़ की, कि हम किस कंट्री में आके अपना बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। और जब ये प्रोसेस चल रहा हो परमिशन लेने का, तो उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। वो एग्रीमेंट क्या कहता है, वो एग्रीमेंट ये कहता है कि जो नॉन रेजिडेंशियल कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी को फिनेंस, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टेक्निकल एक्सपर्ट और ऐसी अदर कोई फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाएगी। और जो आपकी डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो आपको चीप लेबर, रॉ मटेरियल सप्लाई, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एम्पर ऑफ लैंड, फैक्ट्री सेटअप के लिए लोकेशन और इसके अलावा अदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर सेटअप द बिजनेस, वो सब आप उस एग्रीमेंट में लिखेंगे। तो जब आप उसकी परमिशन ले लेते हैं तो जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन रेजिडेंट कंपनी, तो एक रेजिडेंट कंपनी का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव और एक नॉन रेजिडेंशियल कंपनी का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलके इस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। और जो सिग्नेचर होंगे वो रिटेन होते हैं। और ये रिटेन क्या है, एज ए एक्सेप्टेंस कि दोनों लोगों को एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं वो एक्सेप्ट हैं। आफ्टर द सिग्नेचर जो दोनों की जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी है वो एक्सचेंज की जाती है और एक्सचेंज करने के बाद से ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है और फॉरेन कोलैबोरेशन एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द फॉरेन कोलैबोरेशन, जब आपका ये एग्रीमेंट हो गया, आप लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज कर लिए, तो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल कंपनी दोनों मिलकर अब बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। और कोलैबोरेटिंग एंटिटी के नाते वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर भी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो लिखा है वो उसी बेसिस पे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फॉरेन कोलैबोरेशन कितने समय के लिए है इसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी उस रिटन एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने फॉरेन कोलैबोरेशन किया था आईसीआईसीआई बैंक के साथ और फेरेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के साथ। आईएनजी वेस्टिया लिमिटेड जो है उसने फाइनेंशियल कोलैबोरेशन किस साथ किया हुआ है, आईएनजी ग्रुप फ्रॉम नीदरलैंड और वेस्टिया बैंक फ्रॉम इंडिया।
ऐसे टाटा डोकोमो जब थी तो उन्होंने फॉरेन कोलोब्रेशन किया था टाटा टेली सर्विसेज और एनटीटी डोकोमो फ्रॉम जापान। तो ऐसे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी देखिए जो कि इंडिया में एकेडमिक प्रोग्राम्स रन कराती है, उनका भी एक फॉलो करेशन एजुकेशनल फॉरेन कोलोब्रेशन है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जैसे लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन फ्रॉम यूके एंड अदर्स। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एक इसके अंदर एक बात और मेरे को नज़र आ रही है, मैं को दोबारा शेयर कर लेता हूँ। वो है आपके गोल्स, कि हम जब फॉरेन कोलोब्रेशन करते हैं तो क्या गोल्स है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आता है फाइनेंशियल ग्रोथ को इम्प्रूव करना, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना। जो अगर अगर नॉन रेजिडेंशियल कंपनी किसी डोमेस्टिक कंट्री में आकर बिजनेस सेटअप करती तो उसकी जो कॉस्ट थी वो इनकट ज़्यादा हो जाती, उस कॉस्ट को रिड्यूस करना, मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाना और डोमेस्टिक कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ये फॉरेन कोलैबोरेशन के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स कंसीडर किए जाते हैं। तो अगेन बच्चों, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।